हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में, ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जो भी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, जिन पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात करते हैं हम आज के वीडियो की। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहने वाला है, जिसके अंदर हम जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। उसके द्वारा क्या क्या सुधार किए गए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उसके काल से संबंधित क्या प्रमुख घटनाएं रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, इससे हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। एनटीए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या पीसीएस के जितने भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में लॉर्ड विलियम बेंटिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा इसके कार्यकाल में काफ़ी ज़्यादा सुधार कार्य देखने को मिले हैं। तो इस वजह से इसका जो कार्यकाल रहता है, सुधार का कार्यकाल माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस दोस्तों, अब इसको हम अच्छी तरीके से आज समझेंगे इस वीडियो में। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा ज़रूर देखना है, जिससे आपको जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो हम चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज हम लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर बात करेंगे, जिसका कार्यकाल आपको दिखाई दे रहा है 1828 से लेकर 1835 तक रहता है। जिसके अंदर ये भारत का अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये दोनों कार्यकाल इसके देखने को मिलते हैं। जिसके समय कई सारे प्रमुख सुधार देखेंगे, प्रमुख घटनाओं के ऊपर देखेंगे, किन किन राज्यों को इसके द्वारा हड़प लिया जाता है, किन किन राज्यों को इसका विस्तार किया जाता है, किस किस को ये सुधार कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं, उन सभी को आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलते हम स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले हम लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो प्रारंभिक कार्यकाल रहा है उसके ऊपर देख लेते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो भारत के अंदर जो एंट्री होती है, किस तरीके से इसकी एंट्री होती है, किस पोस्ट पर ये आता है और किस तरीके से ये छोटी छोटी पोस्टों से ये फिर भारत का गवर्नर जनरल तक की पोस्ट पे ये पहुंच जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जब 1803 में जब ये भारत आता है, तो 1803 में इसको मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1803 में मद्रास का गवर्नर बनाया जाता है। और इसी के समय एक घटना घटती है, वो भी हम देखेंगे। एक विद्रोह होता है और वो विद्रोह भी इसी के समय होता है। और इसके विद्रोह के पश्चात दोस्तों, फिर इसको यहाँ से भारत से भगा दिया जाता है, इसको भारत से पहुँचा दिया जाता है। और फिर ये लौट कर वापस से आता है 1828 में, फिर भारत का बंगाल का गवर्नर बनकर आता है, गवर्नर जनरल, और फिर उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो 1803 में दोस्तों, ये मद्रास का गवर्नर नियुक्त होता है, मद्रास का गवर्नर बन के आता है। और इसी के कार्यकाल में 1805 को दोस्तों, इसके 2 साल बाद इसको प्रमुख जनरल बना दिया जाता है। तो पहले तो इसको गवर्नर बनाया जाता है मद्रास का, फिर उसके बाद प्रमुख जनरल बना दिया जाता है 1805 में। फिर बाद में दोस्तों, इसी के समय 1805-06 के अंदर एक वेल्लूर सैनिक विद्रोह होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। जिसके अंदर हिंदू जो सैनिक थे, उनको एक खास तरीका का केप पहनने के ऊपर उनको ज़बरदस्ती उनको केप पहनाया जाता था, उनको तिलक लगाने के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, और मुसलमान सैनिकों को दाढ़ी रखने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इस तरीके के सैनिकों का जो विद्रोह होता है, जिसमें खास तौर पे जो टीपू सुल्तान के जो पुत्र होते हैं, उनका नाम उसके अंदर देखने को मिलता है कि उन्होंने उस विद्रोह को फैलाया था, उस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। इस तरीके की चीज़ें इस वेल्लूर सैनिक विद्रोह के अंदर देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विद्रोह है दोस्तों, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वेल्लोर विद्रोह के समय वहाँ का तत्कालीन गवर्नर कौन था, या भारत बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जिस समय ये मद्रास के अंदर ये जो वेल्लोर विद्रोह हो रहा है, उस समय मद्रास का, यानी कि जो मद्रास वाला एरिया था दोस्तों, वेल्लूर, ये पूरे एरिया का जो गवर्नर था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 3 चीज़ हमने देख ली है।
इसके बाद दोस्तों अब यहाँ से जैसे ये विद्रोह होता है, विद्रोह होने के पश्चात दोस्तों जब इसकी गतिविधियों को देखते हैं ये लोग, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको जब कंप्लेंट पता चलती है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इस तरीके का विद्रोह और इस तरीके की हरकतें की जा रही है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को फिर यहाँ से पद से हटाकर इसको वापस से इंग्लैंड पहुँचा दिया जाता है। तो फिर दोस्तों फिर इंग्लैंड जब पहुँच जाता है तो इंग्लैंड से फिर 1828 में आता है। फिर जैसे ये 1828 में आता है तो इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत में यह आया। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी जो भारत में गवर्नर जनरल बनकर ही 1828 में आता है। फिर उसके बाद दोस्तों इसी के कार्यकाल के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए 1833 का चार्टर एक्ट आता है। तो चार्टर एक्ट हर 20 साल के अंदर आ रहा था। इससे पहले 1813 में आया था, फिर 1833 में अभी चार्टर एक्ट आया। तो उसी चार्टर एक्ट में भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो उसी चार्टर एक्ट के माध्यम से दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। तो इस तरीके से दोस्तों दो क्वेश्चन इसके साथ जुड़ जाते हैं। एक तो क्वेश्चन जुड़ता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगर इस टाइप से क्वेश्चन ना आए और इस टाइप से पूछ ले कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों कि जो अंतिम होता है वही प्रथम होता है। जैसे हमने देखा था कि जो वॉरेन हेस्टिंग है वो बंगाल का अंतिम गवर्नर था और वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होता है और वही भारत का प्रथम वायसराय बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो अंतिम होता है वही प्रथम बनता है। इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद दोस्तों जब ये गवर्नर जनरल बन जाता है तो इसके बाद दोस्तों होता क्या है, इसका जो युग होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो युग होता है, जो कार्यकाल होता है जिसके अंदर ये 1828 से लेकर 1835 तक का जो 7 साल का इसका कार्यकाल होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार और काफ़ी ज़्यादा शांति देखने को मिलती है। इस वजह से इसके जो कार्यकाल को शांति और सुधार का युग कह सकते हैं। ये बात यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हमने क्या क्या देखा दोस्तों, 1803 में मद्रास का गवर्नर नियुक्त होता है। फिर उसके बाद 1805 में इसको प्रमोशन कर कर इसको जनरल बना दिया जाता है, प्रमुख जनरल। और इसी के समय वेल्लोर विद्रोह होता है 1828। वेल्लोर विद्रोह के बाद दोस्तों इसको इंग्लैंड पहुंचा दिया जाता है। फिर उसके बाद 1828 में इंग्लैंड से लौट कर आता है तो इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना के पहुंचाया जाता है, जो अंतिम गवर्नर जनरल रहता है। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो उस एक्ट के माध्यम से इसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और इसके समय काफ़ी ज़्यादा सुधार होते हैं। इस वजह से इसको शांति और सुधार का युग कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं दोस्तों कौन कौन से सुधार इसके द्वारा किए गए हैं। सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, इन सारे सुधारों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक सुधारों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके द्वारा जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इसने भारतीयों को नौकरी में उच्च स्थान प्रदान किए थे। तो दोस्तों इससे पहले क्या हुआ था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत के जो नौकरशाही जो लोग थे या जो नौकरी वाले थे, तो भारतीयों को उसने सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कहा था। और उसने जो भारतीयों मतलब जो नौकरी वाली जो वैकेंसीज वगैरह थी, इसमें भारतीयों को वहाँ पे भर्ती करने पे प्रतिबंध यानी कि एक टाइप की रोक लगा रखी थी उसने। मतलब कम से कम भारतीयों को नौकरी प्रदान करने की एक नीति उसने स्टार्ट की थी। किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और उसने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को नौकरी प्रदान की थी। मगर उसके बाद दोस्तों उसके 40 साल बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है और लॉर्ड विलियम बेंटिक आकर उस जो प्रतिबंध या जो योजना उसने लगा रखी थी उस योजना को ख़त्म कर कर भारतीयों को जो है उच्च स्थानों पर यानी कि उच्च पदों पर उसने नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के समय दोस्तों जो भेदभाव हो रहा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस भेदभाव को भी ख़त्म किया। मतलब नौकरी के लिए जो रंग का, समाज का, कुल का और किसी भी तरीके से जैसे कि भारतीयों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, उस भेदभाव को इसने ख़त्म किया। और उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए दोस्तों जो धारा पूछी जाती है, तो 87 धारा यानी कि 87 जो धारा है अनुच्छेद मतलब धारा है, उस जो अधिनियम के थ्रू इसने ये जो भेदभाव को ख़त्म किया था। तो धारा 87 के तहत इसने ये भेदभाव को ख़त्म किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीयों को अच्छे पदों पर बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर इन्होंने नियुक्त किया। मतलब इसने एक योग्यता बनाई, योग्यता के आधार पर सभी को यानी कि भारतीयों को भी उसमें शामिल किया। इसके बाद दोस्तों इसने साम्राज्यवाद की नीति को भी इसने अनुसरण किया। जैसे कि हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलेजली ने भी साम्राज्यवाद की नीति को अनुसरण करते हुए उसने सहायक संधि को लागू किया था। फिर उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग आता है तो उसने भी युद्ध नीति के द्वारा जो है
भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाया था। तो इसी तरीके से दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया था। तो इसके द्वारा दोस्तों मैसूर, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, जो मैसूर था उसका अधिग्रहण नहीं किया गया था, उसको जो है सहायक संधि के द्वारा लॉर्ड वेल्लेस्ली ने अपने अधीन कर रखा था। तो मैसूर का जो है विलय 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुर्ग जो छत्तीसगढ़ का जो इलाका है दोस्तों, कुर्ग वाला जो इलाका 1834 में उसको इसमें मिला लिया जाता है। कछार और जयंतिया का जो इलाका है, कछार और जयंतिया का जो इलाका है, इसको अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाता है। तो इसके द्वारा किन किन क्षेत्रों को मिलाया जाता है? मैसूर को, कुर्ग को और कछार और जयंतिया के क्षेत्र को, मतलब 3 क्षेत्रों को इसके द्वारा मिला लिया जाता है अपने साम्राज्य में। इसके बाद दोस्तों इसने 1834 के अंदर आगरा प्रांत को एक सृजन किया, मतलब एक अलग से प्रांत बनाया। जैसे कि जो प्रांत बना हुआ था वो जो संयुक्त प्रांत, उस संयुक्त प्रांत से एक अलग करके सृजन करके आगरा प्रांत को बनाया, मतलब उसी के अंदर एक आगरा प्रांत को एक सृजन किया। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो क्या क्या चीज़ें इसके द्वारा की गई है दोस्तों? नौकरियों के अंदर भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा पद प्रदान किए, क्योंकि ये जो है व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से बंद थी, तो उसको ख़त्म करके इसने शुरू की। इसने भेदभाव को ख़त्म किया, मतलब बिना भेदभाव के इसने नौकरियाँ प्रदान की, बस एक जो है योग्यता को इसने आधार बनाया। साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण करते हुए इसने मैसूर, कुर्ग और कछार जयंतिया को इसने अपने साम्राज्य में मिलाया और 1834 में आगरा प्रांत का सृजन किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। इसके बाद हम सामाजिक सुधार की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो जाना जाता है सबसे ज़्यादा जो इसका नाम चलता है वो सामाजिक सुधार के जो कार्य किए गए हैं उन्हीं की वजह से इसको जाना जाता है। तो इसने सामाजिक सुधार के लिए क्या कार्य किए दोस्तों? 1829 के अंदर बंगाल के अंदर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। और धारा कौन सी थी दोस्तों? तो धारा 17 के तहत। तो अब इनका जो सहयोग किया था, किनके सहयोग से दोस्तों इन्होंने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो जो महान सुधारक है जो माने जाते हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय, उन दोनों ने मतलब राजा राम मोहन राय ने तो इसके खिलाफ पहले से ही जो है आंदोलन छेड़ रखा था। तो उन्हीं के सहयोग से, उनके द्वारा जो आंदोलन छेड़ रखा था, उन्हीं का सहयोग प्रदान करते हुए और उनकी बातों को मानते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर बंगाल प्रांत के अंदर जो है धारा 17 के तहत प्रतिबंध लगा दिया। फिर उसी के 1 साल के बाद दोस्तों इसने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इसी नियम को लागू कर दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसी से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। कई सारे एग्जामों के अंदर पूछ लिया गया है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगा, किस धारा के तहत लगा, किस किस के सहयोग से लगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। 1829 में लगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया और राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगा और धारा 17 थी। 1830 में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इस कानून को लागू कर दिया। फिर इसके बाद दोस्तों इसने ठगी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। ठगी प्रथा को प्रतिबंध लगाने के लिए दोस्तों एक कर्नल स्लीमैन का नाम सामने आता है। इस कर्नल स्लीमैन की सहायता से जो ठगी प्रथा जो चल रही थी भारत के अंदर, उस ठगी प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, मतलब उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रतिबंध करते हुए इसका दमन कर दिया। कर्नल स्लीमैन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मानव बलि के ऊपर प्रतिबंध लगाया दोस्तों। तो मानव बलि का जो प्रथा थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव बलि के ऊपर दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के समय भी देखने को मिलता है। तो लॉर्ड हार्डिंग जो है उड़ीसा प्रांत के अंदर जो मानव बलि प्रथा थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। मगर जो ये जनरली जो मानव बलि की प्रथा थी इसके ऊपर जो अंत लगाया जाता है, प्रतिबंध जो किया जाता है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किया जाता है। इसके बाद राजपूताना के अंदर जो शिशु हत्या यानी कि जो कन्याओं की जो हत्या की जाती थी राजपूताना के क्षेत्र के अंदर, तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया। राजपूताना के क्षेत्र के अंदर जो शिशु हत्या थी उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया। 1832 के अंदर दोस्तों इसने दास प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लेकर आया। तो और कानून जो लेकर आया दोस्तों वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, मगर जो इसके बाद जो भारत के गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड एलन ब्रो, उनके समय धारा 5 के तहत दोस्तों, धारा 5 के तहत दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो शुरुआत होती, जो ये अधिनियम लेकर आया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक लेकर आया था, मगर इसको जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो इसको लागू करता है वो दोस्तों लॉर्ड एलन ब्रो है। वो धारा 5 के तहत इस दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने धर्म परिवर्तन के कारण
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक सुधार और क्या किया कि धर्म धर्म परिवर्तन के कारण किसी को पैतृक संपत्ति से वंचित करने का अवैध घोषित कर दिया। होता क्या है दोस्तों, भारत के अंदर जब धर्म सुधार आंदोलन चला और इस तरीके से दोस्तों उन्होंने देखा कि हिंदू लोग जो है या तो मतलब ईसाई में कन्वर्ट हो रहे थे या सिख में कन्वर्ट हो रहे थे या बौद्ध धर्म में, किसी भी मतलब हिंदू धर्म को छोड़कर या किसी भी धर्म में जब जा रहे थे, तो जो पैतृक संपत्ति थी उनसे वंचित कर दिया जाता था लोगों को। मतलब अगर किसी बेटे, मतलब ये एक बाप है, इसके 4 बेटे हैं और 4 बेटे में अगर किसी बेटे ने अगर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसको अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आकर ऐसा कानून बनाया। उस कानून के तहत दोस्तों इसने धर्म परिवर्तन के कारण जो पैतृक संपत्ति मिलती थी इसको अवैध घोषित कर दिया। तो इसने अवैध घोषित किया था। मगर इसके बाद दोस्तों 1849 में लॉर्ड डलहौजी के समय एक कानून आता है दोस्तों। उस कानून के तहत उनको जो है लीगल तरीके से मान्यता प्रदान कर दी जाती है। वो आपको याद रखना है दोस्तों। वो जो लीगल तरीके से जो एक अधिनियम आता है, जो कानून आता है, वो 1849 के लगभग लॉर्ड डलहौजी के समय आता है दोस्तों। वो आपको याद रखना है। तो इस स्लाइड के अंदर हमने क्या पढ़ा दोस्तों, 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। बंगाल के अंदर धारा 17 के तहत 1830 में बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया इसी को। ठगी प्रथा को प्रतिबंध किया, जो कर्नल श्रीमेध के सहयोग से मानव बलि के ऊपर प्रतिबंध लगाया। राजपूताना के अंदर जो शिशु हत्या चल रही थी उसको रोक लगाई। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। धारा 5 के तहत लॉर्ड एलन ब्रो ने 1843 में इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने धर्म परिवर्तन के तहत जो पैतृक संपत्ति से वंचित किया जाता था उसको अवैध घोषित कर दिया। मतलब संपत्ति आपको मिलेगी, इस तरीके का नियम इसने बनाया। तो ये चीज़ें हो गई होगी दोस्तों आपकी क्लियर। इसके बाद हम आर्थिक सुधार की बात कर लेते हैं। आर्थिक सुधार में क्या सुधार किए गए हैं, तो कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें कंपनी के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। मात्र 2 अधिकार इसके पास रहते हैं। कौन कौन से दोस्तों, चीन के साथ व्यापार करना और चाय का व्यापार करना। तो ये दोनों व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहते हैं। मगर जब 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है दोस्तों, तो इन दोनों अधिकारों को भी समाप्त कर कंपनी के जितने भी जो भी व्यापारिक अधिकार होते हैं, मतलब ये 2 ही अधिकार बचे हुए थे, इन सभी व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। किसके तहत दोस्तों, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। इसके बाद दोस्तों रॉबर्ट जो मार्टिन बर्ड है, रॉबर्ट मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता में पश्चिम उत्तर प्रांत में नई भूमि कर व्यवस्था को लागू किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। एमपी टेट का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपको याद रखना है। रॉबर्ट मार्टिन बर्ड का जो है अध्यक्षता में एक आयोग बिठाया जाता है जिसके अंदर पश्चिम उत्तर प्रांत, जहाँ पे दोस्तों महलवाड़ी व्यवस्था जो चल रही थी, उस महलवाड़ी व्यवस्था में सुधार करने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। और दोस्तों ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इनके जितने भी जो भी सुधार थे उन सुधारों की वजह से एक स्टेटमेंट देखने को मिलता है। रमेश चंद्र दत्त के द्वारा आरसी दत्त ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो देख लेते हैं। उसने सार्वजनिक ऋण को कम किया, वार्षिक खर्चों को घटाया और बचत दिखाई। उत्तरी भारत में उसने लगान व्यवस्था को सुधार किया जिसमें जमींदारों तथा किसानों दोनों को राहत मिली। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। और ये किसने दिया दोस्तों, रमेश चंद्र जो आरसी दत्त महोदय हैं, जिनका माना जाता है दोस्तों इन्होंने भी मतलब जो भारत के अंदर जो अर्थव्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने जो सिद्धांत दिया, इस तरीके का आरसी दत्त ने भी सिद्धांत दिया था अपने लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें आप दोस्तों उनके लिए मतलब उन्होंने ये स्टेटमेंट रॉबर्ट जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनकी जो भी सुधार नीति थी, इन्होंने जो सुधार कार्य किए थे उन सभी को देखते हुए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और क्या है, न्यायिक सुधार की बात कर लेते हैं। न्यायिक सुधार के अंदर क्या सुधार देखने को मिलता है, तो आगरा के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आगरा के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो किसके समय की जा रही है, तो आगरा के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय की जाती है। इसके बाद दोस्तों इलाहाबाद में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तथा सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत की स्थापना की जाती है। तो 2 अदालतों की स्थापना कहाँ की जाती है दोस्तों, एक तो इलाहाबाद के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को स्थापित किया जाता है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या दोस्तों, जहाँ से लगान व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, जहाँ से भी जो भी वसूल किया जाता था इस रेवेन्यू बोर्ड में जमा किया जाता था। तो इसकी जो है स्थापना कहाँ की गई है, इलाहाबाद के अंदर की गई है। इसके बाद दोस्तों सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद दोहरा न्यायालय जो सर्किट न्यायालय था दोस्तों, जो लॉर्ड कार्नवालिस के समय शुरू किया गया था, उसको इसने बंद कर दिया, मतलब इसको भंग करके इसको ख़त्म कर दिया। तो सर्किट न्यायालय जो दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था उसको इसने ख़त्म कर दिया। इसके बाद दोस्तों
न्यायालय में अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि प्रादेशिक भाषाओं मतलब सार्वजनिक न्यायालयों के अंदर प्रादेशिक भाषाओं की शुरुआत किसके समय देखने को मिलती है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय देखने को मिलती है दोस्तों। इसके बाद मेघालय की अध्यक्षता में आधुनिक भारत के कानून कोड, मतलब जो कानून कोड को जो बनाया गया दोस्तों, उसको इसके समय तैयार करवाया गया। तो किसकी अध्यक्षता में तैयार करवाया गया, लॉर्ड मेघालय की अध्यक्षता में तैयार करवाया गया। और इसी के समय दोस्तों एक नई जो पॉलिसी देखने को मिलती है, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके अंदर विधिक सदस्य के रूप में मेघालय को शामिल किया गया था, यह आपको याद रखना है। और 1853 में इस विधिक सदस्य को परमानेंट कर दिया जाता है। हालांकि 1833 में तो शामिल किया जाता है और 1853 में इसको परमानेंट कर दिया जाता है। इसके बाद के एम पन्नीकर ने एक स्टेटमेंट दिया दोस्तों। के एम पन्नीकर ने मेघालय को भारत का नवीन मनु कहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है दोस्तों। तो किसने भारत का नवीन मनु कहा है, तो के एम पन्नीकर ने कहा है। और किसको कहा है, मेघालय को कहा है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हमने क्या देखा है, यहाँ पे आगरा के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इलाहाबाद के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गठन किया जाता है। और सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की जाती है। सर्किट कोर्ट को यहाँ पे भंग कर दिया जाता है। और न्यायालय में अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं की यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। और मेघालय की अध्यक्षता में दोस्तों यहाँ पे कानून कोड का तैयार किया जाता है। और के एम पन्नीकर का जो स्टेटमेंट है वो हमने देख ही लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद अन्य सुधार की बात कर लेते हैं। अन्य सुधार क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो इसे भारतीय प्रेस, इसने जो है भारतीय प्रेस को पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की थी दोस्तों। तो लॉर्ड एम हस्ट के समय 1823 के समय दोस्तों लॉर्ड एम हस्ट ने जो है भारतीय जो प्रेस थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, कठोर प्रतिबंध इसने लगा दिया था। तो इन कठोर प्रतिबंधों को लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इनको हटा दिया जाता है। तो भारतीय प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किसने की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की। और इसी तरीके से दोस्तों जो है के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है। तो आपको दोस्तों कमेंट्स करके बताना है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता की संज्ञा किसे दी जाती है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको कमेंट्स करके बताना है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, मतलब किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब बात कर लेते हैं आगे दोस्तों। उसके अनुसार ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसने प्रेस के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा है कि मेरी सम्मति में ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर प्रेस विचार विमर्श नहीं कर सकती। तो उसका कहने का मतलब ये था दोस्तों, जो भी जिस भी तरीके से जो भी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जा रही है उन सभी पे विचार विमर्श करने का अधिकार जो है सभी लोगों को दिया गया है और प्रेस उसके ऊपर विचार विमर्श कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिया है। और संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय देखने को मिलती है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा दोस्तों 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इसी के समय देखने को मिलती है। ये अलग से फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। एक बार थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की जो है भारत के अंदर जो नियुक्ति होती है दोस्तों 1803 में मद्रास के गवर्नर के रूप में आता है। और 1805 में प्रमोशन होकर इसको जनरल बना दिया जाता है। 1805 का जब ये वहाँ पे रहता है मद्रास के अंदर, तो उसी समय वेल्लूर सैनिक विद्रोह होता है दोस्तों। और सैनिक विद्रोह के पश्चात इसको भारत से हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद जब ये वापस इंग्लैंड से आता है दोस्तों 1828 में, तो इसको गवर्नर जनरल बना के पहुँचाया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर इसके समय दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट आता है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इस हिसाब से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का इसको सौभाग्य प्राप्त होता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के युग को शांति और सुधार का युग कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों इसके द्वारा जो सुधार किए गए हैं, तो नौकरियों के अंदर जो भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, उच्च स्थानों पर इनको नहीं पहुंचाया जाता था, इसने उच्च स्थानों पर इसको पहुंचाया और भेदभाव को इसने ख़त्म किया। साम्राज्यवादी की नीति के तहत इसने मैसूर, कुर्ग और कछार जयंतिया के ऊपर इसने अधिकार किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। और 1834 में आगरा प्रांत को इसने सृजन किया।
इसके बाद दोस्तों इसने सामाजिक सुधार के लिए क्या कार्य किया? 1829 में इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1830 के अंदर बंगाल के अलावा दोस्तों इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इस नियम को लागू किया। ठगी प्रथा को प्रतिबंध किया दोस्तों कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में। और मानव बलि का अंत किया। राजपूताना में जो शिशु हत्या होती थी उसके ऊपर रोक लगाई। 1832 में इसने दास प्रथा के ऊपर एक अधिनियम लेकर आया, जिसको 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय दोस्तों धारा 5 के तहत उसको लागू किया जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने धर्म परिवर्तन के द्वारा जो दोस्तों संपत्ति से इनको वंचित किया जाता था उसको इसने अवैध घोषित किया। इसके बाद आर्थिक सुधार में इसने कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार इसके समय समाप्त हो जाते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और रॉबर्ट मार्टिन बर्ड के अध्यक्षता में दोस्तों पश्चिम उत्तर जो सीमा प्रांत वाले जो इलाके हैं वहाँ पे भू कर व्यवस्था को लागू किया जाता है। और इसकी इस व्यवस्था के द्वारा दोस्तों रमेश चंद्र के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है। इसके बाद न्यायिक सुधार के लिए कार्य किया जाता है दोस्तों। आगरा के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इलाहाबाद के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया जाता है। और सदर और दीवानी और आपकी जो निजामत अदालत की स्थापना की जाती है। दोहरा न्यायालय जो सर्किट न्यायालय लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था उसका इसने भंग कर दिया था। और न्यायालय में इसने अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के ऊपर बल दिया। मेकाले की अध्यक्षता में दोस्तों भारतीय कानून कोड को तैयार करवाया गया। और के एम पनिक्कर ने मेकाले को भारत का नवीन मनु कहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। इसके अलावा अन्य सुधार में दोस्तों भारतीय प्रेस को इसने पूर्णतः स्वतंत्रता दी। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है आपको कमेंट्स करके बताना है। उसके अनुसार मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक स्टेटमेंट दिया दोस्तों कि मेरी सम्मति में ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर प्रेस विचार विमर्श नहीं कर सकती थी। ये स्टेटमेंट लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। और संभागीय आयुक्त की नियुक्ति इसके समय देखने को मिलती है। और 1835 में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसके समय होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अगर पसंद आया तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कमेंट्स जरूर करें। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है ये कमेंट्स जरूर करें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।